नेक्स्ट है यूनिलैटरल रिलीफ सेक्शन 91 में। तो अगर आप रेजिडेंट हो इंडिया के और आपने उस कंट्री के अंदर इनकम अर्न करी है जिस कंट्री के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको यूनिलैटरल रिलीफ मिलती है। यूनिलैटरल रिलीफ मिलती है। तो अब यहाँ यूनिलैटरल रिलीफ की बात करें, रिलीफ वेयर नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट। रिलीफ जहां पे कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो असेसी शैल बी अलाउड रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली बात तो असेसी इज व्हाट? रेजिडेंट इन इंडिया। असेसी इज रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। असेसी क्या है? रेजिडेंट है इंडिया में ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो इनकम है वो एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द इनकम एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड सच इनकम इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया और ये इनकम इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे विदेश में इस इनकम पे टैक्स लगा है, ठीक है। इनकम इन क्वेश्चन हैज बीन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। Income in question has been subject to income tax in the foreign country in the hands of assessee. And assessee has paid tax on such income in foreign country. और assessee ने उस इनकम पे टैक्स दे दिया है, किसमें? फॉरेन कंट्री में उस इनकम पे क्या है? टैक्स दे दिया है। इंडिया का उस कंट्री के साथ कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया का उस कंट्री के साथ कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। तो बेसिकली रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिया का डज नॉट हैव DTAA अंडर सेक्शन 90 या 90A विद दैट कंट्री, ठीक है। इंडिया का उस कंट्री के साथ कोई DTA नहीं है। इनकम एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया एंड जो इनकम है इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। Income is not deemed to accrue or arise in India. Accrue or arise हो रही है आउटसाइड इंडिया। इनकम इज नॉट डीम्ड टू accrue or arise in इंडिया। तो रिलीफ मिलती है। टैक्सेस पेड इन फॉरेन कंट्री, तो हम रिलीफ देते हैं, ऐसे रिलीफ देते हैं लोअर ऑफ। क्या लोअर ऑफ? जो डबली टैक्स्ड इनकम है, जो डबली टैक्स इनकम है इनटू रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री, और दूसरा है डबली जो टैक्स इनकम है, डबली जो टैक्स इनकम है इंडियन रेट ऑफ टैक्स। जो भी दोनों में से कम आए, अगर रेट ऑफ टैक्स फॉरेन कंट्री में 20% आ रही है, इंडियन रेट ऑफ टैक्स 11.85% आ रही है, तो लोअर क्या हो गया? 11.85 हो गया। तो यहां दी जाएगी ये रिलीफ। और ये कंट्री वाइज अलग अलग होती है, कंट्री वाइज अलग अलग दी जाएगी। और अगर कोई इनकम इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, अंडर चैप्टर 6 से यदि कोई इनकम इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, तो फिर क्या है? चैप्टर 6 से का डिडक्शन देने के बाद, चैप्टर 6 का डिडक्शन देने के बाद जो बैलेंस इनकम होती है, जो बैलेंस इनकम होती है
वही क्या होती है, डबली टैक्स्ड इनकम होती है। वही क्या होती है, डबली टैक्स्ड इनकम होती है। हम क्या कर रहे थे, हम इसकी कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे। तो एसएससी क्या हो, रेजिडेंट हो इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इनकम जो है वो एक्रू और राइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर such income is not deemed to accrue or rise in India. Such income is not deemed to accrue or rise in India during the previous year. Income in question has been subjected to income tax in the foreign country in the hands of the SSC. And SSC has paid tax on such income in foreign country. SSC ने टैक्स पे किया है ऑन सच इनकम इन फॉरेन कंट्री। और इंडिया का देर इज नो DTAA, 90 के अंदर कोई DTA नहीं है, ठीक है, उस कंट्री के साथ। तो आपको क्या दी जाएगी, रिलीफ दी जाएगी। इन सच केस एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड डिडक्शन, कहां से, फ्रॉम इंडियन इनकम टैक्स पेएबल। द डिडक्शन विल बी कैलकुलेटेड ऑन सच डबली टैक्स इनकम। किस पे, डबली टैक्स इनकम पे डिडक्शन कैलकुलेट होगा, एट द इंडियन रेट ऑफ टैक्स या द रेट ऑफ टैक्स इन द सेट फॉरेन कंट्री विच आर लोअर। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, डबली टैक्स इनकम इंटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स, डबली टैक्स इनकम इंटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स, डबली टैक्स इनकम इंटू रेट ऑफ टैक्स पेड इन दी अदर कंट्री। इंडियन रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया, टैक्स अपॉन टोटल इनकम into 100. That is, it is a rate determined by the amount of Indian income tax after deduction of any relief, but before deduction of any relief due under this chapter by the total income. So tax upon total income into 100 ये हो गया। Rate of tax in the foreign country क्या हो गया, जो भी income tax है प्लस सुपर टैक्स जो आपने पे किया है इस चैप्टर के पहले, रिलीफ देने से पहले, और सब रिलीफ कर दो, डिवाइडेड बाय क्या, होल ऑफ द इनकम असेस्ड इन फॉरेन कंट्री। इससे आ जाती है रेट ऑफ टैक्स आ जाती है फॉरेन कंट्री के अंदर। तो इट मीन्स व्हाट, इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स actually paid in the said country in accordance with the corresponding law in force in the said country after deduction of all relief due, but before deduction of any relief, any relief due in the said country in respect of double taxation, divided by क्या, whole of the income which has been assessed in the foreign country। फिर हमने ये बात डिस्कस करी ली, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था RN झांझी के केस में कि अगर फॉरेन इनकम इज सब्जेक्ट टू चैप्टर 6 से डिडक्शन, तो डबली टैक्स इनकम डिडक्शन के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो रहेगी, ठीक है। उसके अलावा बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के केस में डिसीजन आया था कि ये जो डबली टैक्स इनकम है कंट्री वाइज अलग अलग आपको क्या है, रिलीफ एडमिसिबल होती है। एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है किसका, पहले ये क्वेश्चन करने से पहले परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का। तो आर्टिकल जो 5(1) है वो बताता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस through which business of enterprise is carried on, ठीक है। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में फॉरेन जो कंपनीज होती हैं उनका इंडिया में अगर पीई होगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा, तब इंडियन गवर्नमेंट के पास अधिकार आ जाता है उसकी इनकम को टैक्स करने का प्रोपोर्शनेट बेसिस पे।
तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस इनकम of foreign enterprise operating in India, it is important to determine the existence of permanent establishment. It is important to determine the existence of what? Permanent establishment. Article 5(1) of DTA provides that for the purpose of this convention, the term permanent establishment means what? Fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. ये क्या है? फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इससे wholly या partly carried on. तो यहां पे देखिए जो इंस्टेंसेस ऑफ पीई है, या तो प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ब्रांच हो गया, ऑफिस हो गया, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट, वेयर हाउस, ये सब हो गए इंस्टेंसेस ऑफ पी. या माइन, ऑयल वेल, गैस वेल या क्वेरी और अदर प्लेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पर जहाँ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज है वो नहीं आ रही. तो ये आ गई बेसिकली क्या? पी के एग्जांपल्स. प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आ गया, ब्रांच आ गई, ऑफिस आ गया, फैक्ट्री आ गई, वर्कशॉप आ गया, सेल्स आउटलेट आ गया, वेयर हाउस आ गया, माइन, ऑयल और गैस वेल, क्वेरी और अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली क्या हो गया? फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज इज कैरिड ऑन. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में स्पेसिफिक क्लॉज है, वो कहता है कि पी होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? दी सच DTA एंड बिजनेस इनकम ऑफ NR तब टैक्स नहीं होगी अगर उसका इंडिया में क्या है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है. बिजनेस इनकम ऑफ NR टैक्स नहीं होगी यदि उस पर्सन का इंडिया में क्या है? पी नहीं है. ठीक है, अब देखिए आगे. टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस कनेक्शन पी इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट. इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होता है? यहाँ पे टैक्सेबिलिटी इज गवर्न बाय 9 में क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन होता है. ठीक है, 9 में क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन होता है. DTA में टैक्सेबिलिटी इज गवर्न बाय DTA और DTA में उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, नेक्स्ट एक सर्कुलर आया हुआ है टैक्सेशन ऑफ IT एनेबल्ड. BPO यूनिट्स, टैक्सेशन ऑफ IT एनेबल्ड BPO यूनिट्स. अब अगर सपोज कीजिए ये जो BPO यूनिट्स हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स इन इंडिया, अगर ये जो BPO यूनिट्स है इन इंडिया में, ये अगर NR की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है तो उस केस में जो एट्रीब्यूटेबल इनकम है NR की, उस केस में जो एट्रीब्यूटेबल इनकम है NR की, सेम विल बी टैक्स्ड इन इंडिया. ठीक है, अगर ये P है, अदरवाइज NR will not be taxed in India. अदरवाइज NR टैक्स नहीं होगा. तो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम of non-resident entity dealing with IT-enabled BPO unit will arise only if Indian BPO unit constitutes क्या? Permanent establishment of the non-resident entity. यानी PO, there is business connection between the two. In case Indian BPO unit constitutes permanent establishment of non-resident entity, यदि Indian BPO unit is PE of NR entity, the profits of NR entity attributable to business activities carried by Indian BPO unit will be taxable in India. तब उसके इंडियन BPO यूनिट्स के प्रॉफिट जो भी टैक्सेबल हो जाएंगे. अब यहाँ एट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा?
अगर वो पी है इंडिया में तो इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल इंडियन बीपीओ यूनिट या आर्म्स लेंथ प्राइस के अनुसार क्या होएगा, वो प्रॉफिट्स की कंप्यूटेशन होगी. दैट इज व्हाट द प्राइस ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एचओ बाय बीपीओ टू एचओ एंड एचओ टू बीपीओ, द सेम विल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस. इसी हिसाब से जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किए गए हैं, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ बीपीओ यूनिट इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा. अगर इन केस बीपीओ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पीई इन इंडिया, अगर इंडियन बीपीओ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पीई इन इंडिया, तो एनआर एंटिटी फिर यहाँ पे टैक्स नहीं होगा. तो इन केस द इंडियन बीपीओ यूनिट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट of non-resident entity, the Indian BPO unit will be assessed as a separate entity and NR will not be liable under the act. फिर उस केस के अंदर NR liable नहीं होगा. तो ये अभी अपन ने ये पढ़ा. अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे फर्दर डिस्कस करेंगे.